हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में दीवान कृष्णानंद हाथ में कैंची लेकर उधर देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 7 राज्यों में कोरोना फिर से बाउंस बैक कर रहा है और कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे और कोरोना टीकाकरण अभियान पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 मार्च को मीटिंग करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस मीटिंग में पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना वायरस महामारी और टीकाकरण पर बात करेंगे। ये मीटिंग 17 मार्च यानी बुधवार को सुबह 11 बजे होगी। तो देखिए, जिस तरीके से कोरोना ने बाउंस बैक किया है, यानी कोरोना एक बार फिर से वापस लौट आया है और कई ऐसे राज्य हैं इस देश के जिनमें कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद एक बार फिर से सरकारों की चिंता बढ़ गई है और इसी चिंता को देखते हुए अब प्रधानमंत्री 17 मार्च को एक बैठक लेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, जिसमें चुनाव आयोग को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा के सबसे अधिक मत मिलते हैं तो उस क्षेत्र के परिणाम रद्द कर दिए जाएं और नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। सीजेआई एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ के 4 सप्ताह में सरकार और आयोग से जवाब तलब किया है। ये याचिका भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय ने दायर की है। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि रद्द हुए चुनाव के उम्मीदवारों को नए चुनाव में भाग लेने की अनुमति न दी जाए। और लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के बाद पार्टी ने कार्यकर्ताओं को अब मिशन 2022 में जुटने के निर्देश दिए हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि 2022 के चुनाव के लिए पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं। मायावती को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। प्रदेश कार्य समिति की आज शुरुआत हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कार्य समिति का शुभारंभ किया है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, जिस तरीके से आज राजनाथ जी ने प्रदेश कार्य समिति का उद्घाटन किया, साफ तौर पर एक तरीके से मिशन 2022 का आगाज भी कर दिया है। निश्चित तौर से 21 के बाद 22 ही आएगा और भारतीय जनता पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में 21 है, 22 में 22 हो जाएगी। ये भी कहा कि व्यक्ति अपने पद से नहीं अपने कृत से बड़ा होता है। निश्चित तौर से यह तो एकदम कर्मयोग की शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ने दी है और हमारे वरिष्ठतम नेता माननीय राजनाथ सिंह जी ने दी। ये जो समिति प्रदेश कार्य समिति हो रही, लंबे समय बाद हो रही है और यहाँ से हम कहें तो रणनीति तय हो रही है, एक मंत्र दिया जा रहा है क्या 2022? प्रदेश कार्य समिति इसीलिए होती है कि इस कार्य समिति निर्णय लेती है, उसका नीचे तक अनुपालन होता है और जब 22 का चुनाव सामने है और विजय का लक्ष्य भी दिखाई दे रहा है तो विजय का लक्ष्य प्राप्त करने की। मायावती ने आज कहा कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो चाहे गठबंधन करे चाहे अकेले लड़े, भाजपा की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रदेश कार्य समिति में जिस तरीके से जो शुरुआत हुई है, 2022 का चुनाव सामने है और ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं के सामने अब यही संकल्प है कि बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें 2022 में मिले, इसके लिए सबको जुटना। और मायावती ने जिस तरीके से आज ऐलान किया कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी, उस पर उनका कहना है कि चाहे वो अकेले लड़े, किसी के साथ गठबंधन करके लड़े, बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैमरा मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। बाराबंकी से सपा विधायक सुरेश यादव उर्फ धर्मराज यादव ने प्रदेश में पुलिस के कई एनकाउंटर पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में लिखा है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। सपा विधायक ने कहा कि सरकार बदलने दीजिए, इसका भेद खुलेगा और जो दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। भारतीय संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है कि 100 गुनहगार भले ही छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो वही है जैसे पिक्चरम होता है कि न कोर्ट न कचहरी, सीधे फैसला ऑन स्पॉट। तो इनकाउंटर होने चाहिए। अगर मुठभेड़ सही है, पुलिस भी हमारा ही अंग है, हमारे समाज का अंग है, हमारे घर के लोग भी पुलिस में होंगे, हमारे तमाम समाज के लोग पुलिस में, वो ऐसा नहीं कि इंसान नहीं है, लेकिन इनकाउंटर हो तो असली हो। और इटावा लॉयन सफारी में पर्यटक जल्द ही शेरों को खुले में घूमता हुआ देख सकेंगे। यहाँ आने वाले पर्यटक बसों में बैठकर शेरों को देखने का लुत्फ उठाएंगे। इसके लिए शेरों को बाकायदा ट्रेन किया जा रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि भरत, रूपा और सोना चहलकदमी कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग का मकसद सुबह शेरों को सेल से छोड़ना और शाम 4 बजे सेल में आने के लिए अभ्यस्त कराना है। साथ ही भीड़ भाड़ और शोर शराबे से परेशान ना हो। ये लॉयन सफारी 300 हेक्टेयर में फैली है और यहाँ के शेर अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। हम लोगों ने 20 तारीख से जानवरों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। ट्रेनिंग का सीधा अर्थ ये है कि हम जानवरों को
सफारी के जो प्रस्तावित क्षेत्र इसमें छोड़ते हैं। हमने उनके खाने की व्यवस्था करते हैं, उनके इनरिचमेंट की व्यवस्था करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जानवर सवेरे जो खोले जा रहे हैं वो शाम को 4 साढ़े 4 तक अंदर आ जाएं। तो ये उनके दिमाग में बैठा देना कि वो उनको सवेरे निकलना है और शाम को 4:30 बजे वापस अपने नाइट सेल में आना, यही एक तरह की ट्रेनिंग है। प्रदेश में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण और कब्जे के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी है। बुलडोजर ऐसे किसी भी अतिक्रमण को लगातार ध्वस्त कर रहे हैं। नोएडा में भी सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफिया के खिलाफ प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की। नर्सरी की आड़ में बरौला गांव और वाजिदपुर गांव में ऐसी कार्रवाई की गई। नोएडा प्राधिकरण ने इन 2 जगहों से करीब 36 करोड़ की जमीन को खाली कराया है। ललितपुर में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर करीब 11 क्विंटल गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 88 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने कार्रवाई एसटीएफ और नारकोटिक्स की टीम के साथ मिलकर की। ये गांजा एक ट्रक में था जो उड़ीसा से हाथरस जा रहा था। इसमें और कौन लोग शामिल हैं, इसकी जांच की जा रही है। जनपद में थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक जॉइंट ऑपरेशन, जिसमें हमारी लोकल थाने की पुलिस, एसटीएफ की टीम और नारकोटिक्स विभाग की टीम के द्वारा जो एक गांजे की बहुत बड़ी खपत को पकड़ा है। ये एक ट्रक के द्वारा ये गांजा लगभग जो 1100 किलो यानी 11 कुंटल है, ये लोग उड़ीसा से हाथरस की तरफ लेके जा रहा बताया है अभी। और 2 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। जो अभी तक की जो वैल्यू निकाली गई है 11 कुंटल की, वो लगभग 88 लाख रुपए के आसपास है। इनसे और गहनता से पूछताछ की जा रही है कि कहाँ से खरीद के लाते थे और क्या उनका मॉडस ऑपरेंडी रहता था और किधर से लेके जाते थे। और भी अगर इसमें जो लोग प्रकाश में आएंगे उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और इस पूरे गैंग का हम लोग विस्तृत एक जानकारी करके और भी कार्रवाई कराएंगे। कानपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक इंजीनियर पर मासूम के साथ अश्लीलता करने का आरोप लगा है, जिसके बाद बच्चे के परिजनों ने आरोपी को उसके घर में जाकर उसकी पिटाई की और फिर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, जिसने आरोपी इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम अनिल पांडे है और वो प्रयागराज स्थित एचएल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। मामला हरवंश मोहल्ला थाना क्षेत्र का है। खबरों के मुताबिक आरोपी ने पड़ोस में रहने वाले बच्चे से पानी मंगवाया और जब बच्चा पानी लेकर उसके घर पहुंचा तो वो दरवाजा बंद कर बच्चे से अश्लीलता करने लगा। फिर उसने बच्चे को 20 रुपए का नोट भी दिया, लेकिन बच्चे ने आरोपी इंजीनियर की काली करतूत अपने पिता को बता दी। फिर जो हुआ वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। फिलहाल आरोपी इंजीनियर के खिलाफ छेड़छाड़ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। कल घटना संज्ञान में आई थी कि एक छोटे बच्चे के साथ एक जो लगभग 45-50 साल का जो इंजीनियर है, शायद एचएल में कार्यरत है, उसके द्वारा उसके साथ गलत हरकत की गई थी। इसी के संदर्भ में मुकदमा कायम हुआ और वो गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों का प्रॉपर मेडिकल करवाया जा रहा है और इसके खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में पंचायत चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग की टीम लगातार अभियान चला रही है। आपको हम 3 तस्वीरें दिखाते हैं और आप समझेंगे कि किस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है। फर्रुखाबाद, अमेठी और फतेहपुर की तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाएंगे। अभी जो फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं फर्रुखाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया है और अवैध शराब बरामद की गई है। 850 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है और अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, 3 अलग अलग जगह, लेकिन तीनों ही जगह पुलिस का मकसद मौत के जो कारोबारी हैं उनको अपनी गिरफ्त में लिया जाए और वो मौत का सामान जो बांटने की तैयारी कर रहे हैं उसे नष्ट किया जाए। प्रदेश में झोलाछाप डॉक्टर्स पर अब शिकंजा कसने का समय आ गया है। गोंडा के नवाबगंज में एक नर्सिंग होम में महिला डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप सामने आया है, जिसमें प्रेग्नेंट महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई। लेकिन जब परिजनों ने हंगामा किया तो झोलाछाप डॉक्टर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं सीएमओ अजय कुमार गौतम का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच टीम गठित कर दी गई है और उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जांच टीम गठित कर दी गई है और उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
और प्रदेश में कोरोना वायरस एक बार फिर पांव पसार सकता है, जिसे देखते हुए शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर आज से कोविड की रैंडम टेस्टिंग शुरू हुई। महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से आने वाले यात्रियों की जांच होने के बाद ही उनकी गाजियाबाद में एंट्री हो सकेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भले ही कोरोना कंट्रोल में है, लेकिन महाराष्ट्र कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहां पर अब एक दिन में 15,000 मामले सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए यहां से आने वाले यात्रियों की यूपी में रेलवे स्टेशन पर रैंडम टेस्टिंग कराई जा रही है। अभी रेलवे स्टेशन के जो अधिकारी हैं और जो जीआरपी के लोग हैं, हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, मेडिकल की टीम है, पुलिस के ऑफिसर हैं, सब लोगों ने यहाँ पर एक रणनीति तय की है कि स्पेशली जो हमारी गाड़ियाँ महाराष्ट्र से आ रही हैं, जो केरल से आ रही हैं, जो पंजाब से आ रही हैं, उससे उतरने वाले यात्रियों की हम रैंडम जांच कर लें और कोई अगर सिम्टोमेटिक है तो उसका हम यहीं पर टेस्ट कर दें और उसकी सूची हमें उपलब्ध हो जाए कि ये लोग कहाँ से आए हैं और हमारे यहाँ कहाँ जा रहे हैं। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। एसएसपी के आदेश पर आईपीसी की धारा 295A के तहत शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ के आदेश पर यह एफआईआर हुई है। दरअसल वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें दावा किया गया है कि इन 26 आयतों को कथित तौर पर 3 खलीफाओं ने कुरान में शामिल किया था और ये आयतें कुरान में बाद में शामिल की गई हैं। रिजवी के मुताबिक खलीफाओं का मकसद अपनी ताकत को बढ़ाना था। उन्होंने दावा किया है कि इन आयतों से हिंसा को बढ़ावा मिलता है। बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां सीएम तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय जाकर सरकारी कामों की शुरुआत कर दी है। इस दौरान सीएम ने कहा कि जितनी भी सरकारी योजनाएं अटकी हुई हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा से जुड़े हकूकधारियों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इससे लेकर सीएम जल्द ही एक आला अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करने जा रहे हैं। मीटिंग के दौरान चारधाम यात्रा को लेकर भी अधिकारियों के साथ बातचीत हुई। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने कोविड के दौरान हुए मुकदमे वापस लेने का फैसला लिया है। में बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाएं, बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता, अन्य संस्थाओं ने भी, अन्य लोगों ने भी किसी राहगीर को भोजन कराया, चलते फिरते को बिस्तर दिया, राशन दिया, उसके लिए लोग घर से निकले चलते फिरते, लेकिन पुलिस ने जो अधिकारी बात आप कर रहे हैं उन पे मुकदमे ठोक दिए। क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, उन्होंने भी अपना आंकड़ा दिखाना शुरू कर दिया। ऐसे आपके लगभग 4,500 से भी अधिक मुकदमे ऐसे थे, वो मैंने उसी दिन पहले ही उसमें वापस लेने का काम किया। बड़ा छोटा काम नहीं है। मैंने कल रिपोर्ट पूछा डीएमओ से, बताओ कहाँ है, शुरू हो गया है, ये लिया। फिर आज कुंभ की बैठक ली है, चारधाम की